तो आज से अपन शुरू करने वाले हैं ऐसे 500 जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं विद इन 15 मिनट्स के अंदर अपन इस ऐसे 500 को पूरा कवर कर लेंगे। एज पर ICA मॉड्यूल 100% कवरेज होगा। सबसे पहले इधर वर्ड आ रहा है ऑडिट एविडेंस। आखिर ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? एनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय ऑडिटर, ठीक है। बेसिकली आप ऑडिट एविडेंस को बोल सकते हो कोई सा भी इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर ऑब्टेन करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसको अपन बोल सकते हैं ऑडिट एविडेंस। यानी कि आप बोल सकते हो अगर ऑडिटर ने इंक्वायरी करा तो वो ऑडिट एविडेंस हो जाएगा। किसी प्रोसेस को ऑब्जर्व करा वो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट चेक करा वो भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो वो ऑडिट एविडेंस कहलाएगा, ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द ऑडिटर टू कम टू कंक्लूजन, ठीक है, ये अपने लिए रहेगा ऑडिट एविडेंस। इट कैन बी इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन सच एज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर भी हो सकती है और अदर इन्फॉर्मेशन को अपन बेसिकली क्यों ले रहे हैं? ताकि अपन सपोर्ट कर सके अदर एविडेंस को। यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर इन्फॉर्मेशन है उसको अपन एक तरीके से बोल सकते हो कंफर्म करना है। तो कैसे कर सकते हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, WR, इन सब से अपन कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन था, सिर्फ आप रीड करोगे तो भी चलेगा। सेकेंड पॉइंट अपने पास आता है कंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? दो एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझेंगे। सबसे पहले एक आपको दे रखा परचेस ऑर्डर, GRN, परचेस इनवॉइस। आपने क्या करा? आपने 100 ऑर्डर्स का परचेस दिया, ठीक है, यानी कि 100 ऑर्डर्स आपने बाय करा। तब आपको एक्चुअली में रिसीव कितना होना चाहिए? 100 रिसीव हो सकता है या उससे कम हो सकता है। उससे कम क्यों हो सकता है? आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर बाकी मिलेगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में भी तो आप डिलीवरी ले सकते हो ना, पर ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करा आपको 150 मिल रहा है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर यही बता रखा है, ठीक है, और उस हिसाब से परचेस इनवॉइस बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए 100 यूनिट्स परचेस करा, आपको रिसीव हुआ 150, आपने पेमेंट कर दिया 200 यूनिट्स के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स आर इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑब्टेन फ्रॉम अनदर और ऑडिटर हैज डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, देन ही शुड परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स, ठीक है। इसके अंदर ये बता रखा है अगर ऑडिटर को जो भी एक सोर्स से ऑब्टेन करा डेटा वो इनकंसिस्टेंट मिलता है विथ ऑब्टेन फ्रॉम अनदर, और अगर ऑडिटर को डाउट लगता है विथ रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी उसको ऑडिट एविडेंस के दौरान मिलती है इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कहीं डाउट लगता है, तो उसको कौन से प्रोसीजर्स करने चाहिए? सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करना चाहिए, रीज़न पूछना चाहिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद एडिशनल प्रोसीजर्स लगाना चाहिए ताकि मैटर रिजॉल्व हो जाए, और फिर उसका देखना चाहिए आखिर उस मैटर का इफेक्ट क्या आएगा उसके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले सकते हो अकाउंट बैलेंसेस। आपने क्या करा? आपने देखा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रेड पेबल्स है 3 करोड़ की। आपने क्या करना चाहे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस कंफर्म करना चाहे, उन्होंने बोला 4 करोड़। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। तब आपको ये देखना पड़ेगा आखिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यह बोल सकते हैं इनकन्सिस्टेंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस का एग्जांपल दो मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट अपने पास आता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। देयर आर जनरल अजम्पशंस अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस विच में बी यूजफुल फॉर द ऑडिटर, ठीक है। जनरल अजम्पशंस क्या है? जैसे कि अगर रिटर्न फॉर्म में ऑडिट एविडेंस होगा तो ज़्यादा अपने लिए रिलायबल होगा। जनरल अजम्पशंस अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस आर सब्जेक्ट टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल व्हेन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्सेज देयर कैन बी सर्कमस्टेंसेस दैट कुड स्टिल अफेक्टेड रिलायबिलिटी। देखो आपने क्या करा? जैसे कि ऐसा बोलते हैं ना जनरल अजम्पशन, अगर आप इंडिपेंडेंट सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वो ज़्यादा रिलायबल रहेगा देन आपके खुद के एंटिटी में कोई बता रहा है, एम्प्लॉइज वगैरह वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा रिलायबल कब लगेगा? जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आपको ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। पर कभी कभार क्या हो सकता है जो आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, हो सकता है वो भी रिलायबल नहीं हो डेटा। देयर कैन बी सर्कमस्टेंसेज दैट कुड स्टिल अफेक्ट its reliability, such as source is not knowledgeable or is colluding with management और management expert में lack ऑब्जेक्टिविटी। हो सकता है ना सोर्स इज नॉट नॉलेजेबल। इसका एग्जांपल क्या? आपने ICICI बैंक में बैलेंस कंफर्म करने के लिए भेजा, अब आपने सिर्फ टू ICICI बैंक लिख दिया। अब हो सकता है वहाँ किसी गलत पर्सन को मिला, पियोन को मिला, उसने गलत बैलेंस ऐसे ही लिख के भेज दिया हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो उस केस में आपका रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस
मतलब आपका ऑडिट एविडेंस रिलायबल नहीं रहेगा और इज कोलिडिंग विथ मैनेजमेंट। अब इस केस में क्या हुआ, हो सकता है आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाहते हो पर पहले मैनेजमेंट थर्ड पार्टी को फ़ोन करके बोल दिया हाँ हमारा ऑडिटर आएगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए, उसको हमारा ही नंबर बताना जितना हमारे बुक्स के अंदर है, तो फिर आपका ऑब्वियसली ऑडिट एविडेंस रिलायबल नहीं रहेगा। मैनेजमेंट एक्सपर्ट में लैक ऑब्जेक्टिविटी, इसका क्या एग्जांपल है, हो सकता है जैसा मैनेजमेंट बोल रहा है वैसे ही मैनेजमेंट का एक्सपर्ट का करते जा रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला इतना ही 5 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाना है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो भी काम कर रहा है प्रोविज़न वगैरह बना रहा है उतने ही अमाउंट का बता रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट। देखो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, इसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभार आपके क्या होंगे ऑडिट एविडेंस रिलायबल नहीं रहेंगे। ठीक है, जबकि आप क्या करना चाहोगे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करोगे इन्फॉर्मेशन, तो भी आपके ऑडिट एविडेंस रिलायबल नहीं रहेंगे। फोर्थ पॉइंट अपने पास आता है टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट। दो तरह के होते हैं एक्सपर्ट, एक होता है मैनेजमेंट का, एक होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सेकंड अपने पास होता है ऑडिटर एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट आता है SA 500 में, ऑडिटर एक्सपर्ट डील करता है SA 620 के अंदर। ठीक है, अच्छा कैसे पता लगेगा कौन किसका एक्सपर्ट है, तो सिंपल सा सवाल पूछ लेना, हु इज़ हायरिंग एक्सपर्ट। अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को हायर करा तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहलाएगा, अगर ऑडिटर ने हायर करा एक्सपर्ट को तो ऑडिटर एक्सपर्ट कहलाएगा। ठीक है, इधर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, SA 500 पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज़ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, पर वो उसके लिए क्या रहेगा, सिर्फ एक ऑडिट एविडेंस की तरह ही रहेगा, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट के एक्सपर्ट अगर ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज़ करना चाह रहे हैं तो तीन बातें पहले सोच लेना, इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को अच्छी तरीके से देख लेना क्या वो अच्छा इंसान है या नहीं, उसका कॉम्पिटेंस देख लेना, कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी चेक कर लेना। इसके अंदर आप क्या देखोगे कि एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय एंटिटी और एंगेज बाय इट। फॉर एग्जांपल देखो एंटिटी के अंदर ही एक पर्सन है जो एक्सपर्ट का काम कर रहा है, एम्प्लॉय कर रखा है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं ऑडिटर को डाउट आ सकता है उसकी इंटीग्रिटी पर वही पर्सन क्या एक एंगेज बाइट, एक थर्ड पार्टी उनके वहाँ एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा है, पूरा एक थर्ड एंटिटी अलग ही है, तो कहीं ना कहीं ऑडिटर को लगेगा हाँ ये एक्सपर्ट इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। एक्सटेंड टू विच मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल एक्सपर्ट। अब अगर ऑडिटर को लगता है यार मैनेजमेंट जैसा बोलेगा वैसे एक्सपर्ट काम करेगा तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का उसके वर्क को यूज़ करने से कोई मतलब रहेगा ही नहीं। ऑडिटर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट, पिछले साल उसका एक्सपर्ट का क्या हिस्ट्री रहा हुआ है, एकदम हो सकता है ना उसका मार्केट में एकदम गुडविल रहा हो कि वो एकदम इंडिपेंडेंट काम करता है। नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन कितना पढ़ा लिखा है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी इंडस्ट्री एसोसिएशन। उसके बाद बता रखा ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि यहाँ पे एक्सपर्ट के काम को चेक करोगे, वेदर ऑडिटर है एक्सपर्टीज टू इवेल्युएट वर्क, कितने साल का इसके पास एक्सपीरियंस है, क्या उस पर प्रोफेशनल रेगुलेटरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं क्या, आखिर उसने कौन से अजम्पशंस यूज़ करे, मेथड्स कौन से यूज़ करे जब उसने काम करा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की ग्रेचुइटी का काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उस पर कोई रेस्पेक्टिव इंडेक्स होगा ना कि इस अकॉर्डिंग प्रोविज़न बनाना चाहिए, तो क्या उसने फॉलो करा, क्या नेचर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डेटा यूज। देखो अगर मैनेजमेंट ने डेटा गलत दे दिया तो ऑब्वियसली वो उसकी पूरी रिपोर्ट ही गलत बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कौन सा वो डेटा यूज़ कर रहा है। ऑब्वियसली ऑडिटर को बेस डेटा वैलिडेशन करना पड़ेगा, यानी कि बेस डेटा ही अगर आपका गलत हुआ तो पूरी रिपोर्ट ही आपकी गलत हो जाएगी। सी पॉइंट बता रखा है इवेल्युएटिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। अब जो भी उसका कंक्लूजन है, क्या ऑडिटर का जो कंक्लूजन है उसके साथ मैच होता है क्या, रिलेवेंस रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग्स कंक्लूजन। ऐसा नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने काम करा तो उसका आंसर है 5 करोड़, ऑडिटर ने अपने हिसाब से नंबर निकाला उसका सेम काम को खुद ने करा तो उसका आंसर आ रहा है 50 करोड़। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। रिलेवेंस रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग कंक्लूजन्स, रिलेवेंस रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशंस मेथड्स, रिलेवेंस कंप्लीटनेस एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा। देखो डेटा ही गलत लिया तो कहीं ना कहीं फिर रिपोर्ट फिर उसके काम को देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस है क्या, वेदर दे हैव बीन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा इंडेस एएस शेड्यूल 3 बोलता है उस अकॉर्डिंग फिर उसका अकाउंटिंग वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट आप रीड कर सकते हो, शॉर्ट में पढ़ सकते हो। फाइंडिंग कंक्लूजन
assumptions, methods, accuracy of source data, consistency, appropriately reflected in financial statements। इस तरीके से आपको एग्जाम में याद करना पड़ेगा। नोट दे रखा है, ऑडिटर डज नॉट वांट टू रिलाई ऑन मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। ऑडिटर को लगता है यार अच्छा मतलब ठीक तरीके से उसने काम नहीं करा, फिर ऑडिटर क्या करेगा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएगा ताकि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सही ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ऑडिटर को खुद को उस बारे में नॉलेज नहीं है तो ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को भी हायर कर सकता है, ऑडिटर एक्सपर्ट फिर उस काम को चेक करेगा। तो इसी के साथ अपना ऐसे 500 कंप्लीट होता है। देखो जितना मैंने आपको पढ़ाया ना उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसी से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड आएगा क्वेश्चन। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लेना, पर जो दे रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। थैंक यू एवरीवन, इतना ये पूरा 100% स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टैंडर्ड।